देश की राजधानी दिल्ली शहर। कहते हैं पूरे देश की किस्मत का फैसला इसी शहर में होता है, और कितने ही लोग इस शहर में रोज अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। अर्जुन नाम का एक नौजवान भी इस शहर में आया है अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने के लिए। क्या होगा उसकी किस्मत का फैसला? उसे उड़ने के लिए एक नया आसमान मिलेगा या पंख कुतरकर फेंक दिए जाएंगे? फिलहाल तो वो पिछले 1 महीने से एक नौकरी की तलाश में भटक रहा है। हर बार उसे नाउम्मीदी ही हाथ लगती है, लेकिन अर्जुन इतनी आसानी से हार मान लेने वालों में से नहीं है। हर नेगेटिव रिप्लाई के बाद वो दुगने जोश के साथ काम की तलाश में जुट जाता है। जो हार मान जाए उसका नाम अर्जुन नहीं होता। उसने अपने आप से कहा, ये एक लाइन हर दिन उसमें एक नया जोश जगा देती थी। आज उसे एक जगह इंटरव्यू के लिए जाना था। उसने निकलने से पहले खुद को आईने में देखा और मुस्कुराया। क्लीन शेव चेहरा और नीली शर्ट। नीली शर्ट पर निगाह पड़ते ही एक बार फिर वो पूरा वाकया उसकी नजरों के सामने से गुजर गया। अब तक वो उस हादसे को भुला नहीं पाया था। रोज कोई ना कोई बात उसे उस हादसे की याद दिला देती थी। वही हादसा जो अनिकेत के साथ हुआ था। अनिकेत और अर्जुन दोनों जिगरी दोस्त थे, एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले दोस्त। भाइयों से बढ़कर दोनों का बर्थडे एक ही तारीख को पड़ता था। ये नीली शर्ट उसे अनिकेत की छोटी बहन ने गिफ्ट की थी उसके बर्थडे पर। उसने दोनों को एक जैसी नीली शर्ट लाकर दी थी। अर्जुन ने आज इंटरव्यू के लिए वही शर्ट पहनी थी, और उस शर्ट को देखते ही अर्जुन को अनिकेत की बेतहाशा याद आई। अनिकेत अब इस दुनिया में नहीं था, और उन दोनों की प्यारी बहन अनिका, जो इस समय अस्पताल में पड़ी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, कमरे में ताला लगाया और बाइक को एक जोरदार किक मारकर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में वो नोएडा के सेक्टर 93 में एक शानदार बिल्डिंग के सामने खड़ा था। उसने मोबाइल में एक बार फिर से एड्रेस चेक किया और बाइक को पार्किंग में लगाकर अंदर चला गया। वेटिंग लाउंज में बहुत सारे कैंडिडेट्स बैठे हुए थे, और जैसे ही अर्जुन ने वहां एंट्री की, सभी उसकी ओर देखने लगे। उसकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी। पहली ही नजर में वो कोई बड़ा ऑफिसर दिखाई पड़ रहा था। आते जाते लोग उसे दोबारा पलटकर जरूर देखते, लेकिन जैसे ही उसने रिसेप्शन पर इंटरव्यू के बारे में इंक्वायरी की, लोग आपस में खुसर पुसर करने लगे। ये तो शक्ल से बहुत पढ़ा लिखा और काबिल दिखाई देता है, इसी को मिलेगी ये नौकरी। वाकई उसकी पर्सनालिटी और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस दोनों ही शानदार थे, लेकिन इतना अच्छा रिकॉर्ड होने के बाद भी बीच के 5 सालों का गैप उसके रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ा था। कॉलेज छोड़ने के बाद 5 सालों तक अर्जुन कहां था, किसी को नहीं पता था। किसी भी अच्छी पोस्ट के लिए उसके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी था, और अर्जुन के पास जिस काम का एक्सपीरियंस था वो किसी को बता नहीं सकता था। रिसेप्शनिस्ट ने एक बार अर्जुन के चेहरे पर निगाह डाली और कहा, आप वहां वेट कीजिए, थोड़ी देर बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अर्जुन जाकर एक सोफे पर बैठ गया। उसके दिमाग में तनाव और दर्द का तूफान था, लेकिन उसके चेहरे से कोई ये समझ नहीं सकता था कि वो इस समय किस हालात से गुजर रहा है। हर सिचुएशन में शांत रहना ही तो सिखाया था उसकी ट्रेनिंग में। वो आर्मी में सीक्रेट सर्विस फोर्स में अपने बैच का बेस्ट कैडेट था। शेर दिल बुलाते थे लोग उसे। उसके सीनियर्स उसकी बहादुरी की मिसाल दिया करते थे, और उसके साथ ही उसके जैसा बनने की कोशिश करते थे। लेकिन एक पल में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। वो आज इस सच को कबूल नहीं कर पा रहा था कि उसे एक झटके में नौकरी से निकाल दिया गया था। अर्जुन ने अपनी जिंदगी के बेशकीमती 5 साल जिस सपने के लिए कुर्बान कर दिए थे, वो एक झटके में टूट गया था। अपने बेस्ट कैडेट शेरदिल अर्जुन को यह कहकर निकाला गया था कि वो आर्मी में रहने लायक नहीं रहा। सीक्रेट सर्विस में जाने के लिए उसने जी जान से मेहनत की थी। 5 साल की कठिन ट्रेनिंग और उसके बाद देश की सेवा करने का जज्बा अर्जुन के खून में बहता था। गुस्से और जुनून की एक जलती हुई लहर उसके सिर से पैर तक दौड़ गई। लेकिन फिलहाल उसे काम की जरूरत थी, उसे पैसे की जरूरत थी, वरना अनिकेत से किया वादा वो कैसे पूरा करेगा? अनिकेत ने उसके सामने दम तोड़ा था, और अर्जुन ने उससे वादा किया था कि वो अनिका का ख्याल रखेगा, उसका इलाज करवाएगा।
आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये नौकरी लेकर रहूंगा। उसने अपने मन में एक बार फिर से अपना फैसला दोहराया। लगभग 1 घंटे बाद रिसेप्शनिस्ट ने आकर कहा, मिस्टर अर्जुन प्रताप सिंह, आपको अंदर बुलाया है। थैंक यू, अर्जुन ने कहा और उठकर अंदर चला गया। उसने सोचा था कि इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया है तो अंदर कोई इंटरव्यू पैनल होगा जहां उससे लंबे चौड़े सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन ये क्या, वहां तो सिर्फ एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। तभी अर्जुन को एक और झटका लगा। उसके मुंह से निकला, मेघा तुम यहां? लड़की ने अपना चश्मा उतारकर सामने रखी टेबल पर रखते हुए कहा, बैठिए मिस्टर अर्जुन, और अपने बारे में कुछ बताइए। मेघा ने एकदम सपाट लहजे में ये बात कही। उसकी आवाज में फॉर्मेलिटी थी। ये देखकर अर्जुन थोड़ा सकपका गया और तुरंत अपने हाथ में पकड़ा हुआ फाइल फोल्डर मेघा के सामने रख दिया और थैंक यू कहता हुआ उस कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी पर बैठते ही अर्जुन को लगा जैसे वो वक्त में 5 साल पीछे चला गया हो। दुबली पतली और कमजोर सी दिखाई पड़ने वाली मेघा आज एक कॉन्फिडेंट करियर वुमन में बदल चुकी थी। मेघा उसका पहला प्यार न सही मगर उसकी पहली गर्लफ्रेंड जरूर थी। वैसे तो अर्जुन कॉलेज में बहुत सी लड़कियों का क्रश था, लेकिन मेघा तो अर्जुन के लिए दीवानी थी। उस समय सभी अक्सर मेघा को चिढ़ाया करते थे, अगर कभी अर्जुन ने तुझसे ब्रेकअप कर लिया तो क्या होगा? ऐसा कभी नहीं होगा, मेघा बड़ा इतरा कर कहा करती थी। लेकिन एक दिन उन लोगों की बात सच साबित हो गई। मेघा को छोड़कर अर्जुन अचानक से गायब हो गया। कॉलेज तो क्या, पूरे शहर में किसी को नहीं पता था कि वो कहां गया। मेघा के केबिन में बैठा हुआ अर्जुन उसको देखते हुए बस यही सोच रहा था, कितनी बदल गई है मेरी नहीं, सिर्फ मेघा। मेघा ने उसके फोल्डर को एक नजर देखे बिना ही एक और फेंक दिया और उसी तरह सधी हुई आवाज में बोली, मिस्टर अर्जुन, जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए आए थे वहां पर किसी और को पहले ही चुन लिया गया है। फिर भी आपके क्रेडेंशियल्स हमने नोट कर लिए हैं, अगर आगे कभी भी जरूरत हुई तो आपको बुला लिया जाएगा। यहां भी अर्जुन के हाथ निराशा लगी। उसने कहना चाहा, लेकिन मैं एनीवे थैंक यू सो मच। अर्जुन कुछ और कह नहीं पाया। अभी वो उठकर जाने ही वाला था कि दरवाजा खोलकर एक आदमी केबिन में दाखिल हुआ। ठीक उसी समय अर्जुन अपनी कुर्सी से उठा था और बाहर जाने के लिए मुड़ा। तभी अंदर आए उस आदमी के साथ अर्जुन की टक्कर हो गई। नीले सूट वाला आदमी गुस्से से चिल्लाया, What the? अर्जुन ने एक नजर उसे देखा और कहा, आई एम रियली सॉरी सर। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले ही किसी बात पर भड़का हुआ था। कैसे कैसे लोग चले आते हैं, ठीक से दिखाई भी नहीं देता। कौन है ये मेघा और यहां क्या कर रहा है? उसने मेघा की ओर देखा। मेघा ने बात संभाल कर कहते हुए कहा, ये मिस्टर अर्जुन है यश, असल में ये इंटरव्यू के लिए यहां आए थे। मिस्टर अर्जुन, ये है सिटी हेड मिस्टर यश वर्धन। अच्छा, तो इंटरव्यू नहीं लिया तुमने? यश ने पूछा तो अर्जुन के बढ़ते कदम थम गए। मेघा बोली, उस पोस्ट पर पहले से ही किसी को चुन लिया गया है। अर्जुन की तरफ घूरते हुए यश ने कहा, तो ईशा मैम के बॉडीगार्ड की पोस्ट के लिए इंटरव्यू ले लो, दिमाग वाला काम तो इनसे होगा नहीं। अर्जुन को ये सुनकर बेइज्जत महसूस करना चाहिए था। उसे गुस्सा तो आया, लेकिन अनिका का चेहरा भी उसके साथ में याद आ गया। इसलिए उसने अपने आप को काबू में रखते हुए अपने आप से कहा, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है अर्जुन, अक्ल से काम लो। यदि कल तक पैसे इकट्ठे नहीं हुए तो। उसने यशवर्धन से कहा, सर मैं कोई भी काम कर लूंगा। मेघा फटी फटी आंखों से उसे देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अर्जुन की ऐसी क्या मजबूरी है। यशवर्धन जोर से हंसा, ठीक है फिर अभी तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूं। इतना कहने के बाद उसने एक फोन घुमाया और कुछ ही देर में 4 लंबे चौड़े बाउंसर वहां आ गए। यश ने अर्जुन से कहा, अगर तुमने इन 4 को हरा दिया तो अभी के अभी तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हारे हाथ में होगा। लेकिन सर, मेघा ने कुछ कहना चाहा तो यश ने इशारे से मना कर दिया। उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए बाउंसर से कहा, ये ईशा मैडम के बॉडीगार्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जरा इनको जांच परख तो लो, ये काबिल है कि नहीं। वो चारों अर्जुन को देखकर थोड़ा मुस्कुराए और उसे अपने पीछे आने का इशारा करके निकल गए। ऑफिस की बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर एक लंबा चौड़ा लॉन था। बाउंसर्स के साथ अर्जुन को जाते देख बहुत से एम्प्लॉय वहां इकट्ठा हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ।
ये लोग अर्जुन को लेकर क्यों जा रहे हैं? बाहर आते ही यश ने इशारा किया, शुरू करो इंटरव्यू। जैसे ही बाउंसर अर्जुन की ओर बढ़ा, भड़ाक, अगले ही पल वो घास पर लौट रहा था और उसके नाक से खून बह रहा था। कोई देख भी नहीं पाया कि अर्जुन ने कब उस पर हमला कर दिया। वो तो अपनी जगह खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये देखकर यश बौखला गया। अब की बार उसने 2 उंगलियों से इशारा किया। 2 बाउंसर एक साथ अर्जुन की ओर बढ़े और आधे मिनट से भी कम समय में उनका वही हाल था, लेकिन वो तीनों जल्दी उठ खड़े हुए और अब की बार अर्जुन पर हमला किया। 4 लंबे चौड़े बाउंसर अर्जुन के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक सके। अर्जुन के शरीर में गजब की चुस्ती और फुर्ती थी। उसका एक एक मूव देखने लायक था। सब दांतों तले उंगली दबाए अर्जुन को देख रहे थे। चारों बाउंसर्स को हराकर अर्जुन ने यश की तरफ देखा। यश खींच उठा और झुंझलाहट में उसने अपना कोट उतारकर जमीन पर फेंक दिया। अर्जुन ने बड़े आराम से उसका कोट उठाया और हाथ से उसे झाड़ते हुए यश की ओर बढ़ाया और बोला, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर सर। उसके होंठों पर एक टेढ़ी स्माइल थी। यश ने मेघा की ओर इशारा किया और वहां से जाने लगा तो अर्जुन ने कहा, मुझे कुछ और भी डिस्कस करना था। यश झुंझलाया, जल्दी बोलो। तभी मेघा बोल पड़ी, अंदर चलकर बात करते हैं सर। और वो एक बार फिर से मेघा के केबिन में आ चुके थे। अब अर्जुन यशवर्धन के ठीक सामने बैठा था। उसकी आंखों में आंखें डालकर अर्जुन ने कहा, आपने मेरा टेस्ट ले लिया है और मैं उसमें कामयाब रहा। जाहिर है अब मैं इस पोस्ट के लायक हूं। यश ने चिढ़कर कहा, मुद्दे की बात करो। अर्जुन मुस्कुराया, मुद्दे की बात यह है सर कि मैं अपनी सैलरी खुद डिसाइड करता हूं। ये सुनकर यश जोर से हंस पड़ा। यश ने मेघा से कहा, देख रही हो मेघा, कुछ देर पहले तक ये आदमी कोई भी काम करने के लिए तैयार था और अब खैर मैं शर्त हार चुका हूं, तो आज का दिन तुम अपने लिए लकी मान लो। बोलो क्या है तुम्हारी डिमांड? यश ने लापरवाही भरे अंदाज में कहा। लेकिन जब अर्जुन ने अपनी डिमांड बताई तो यशवर्धन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोला, एक बार फिर से कहो, क्या कहा तुमने अभी? अर्जुन उसी तरह कड़क आवाज में बोला, मुझे 10 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, वो भी एडवांस। यश चीख पड़ा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अर्जुन ने कहा, दिमाग भी ठिकाने पर है और सारे दाव भी। नमूना तो आपने मेरा देख ही लिया था। 10 लाख रुपए, ये रकम एक बॉडीगार्ड की सैलरी के हिसाब से सच में बहुत ज्यादा थी। क्यों चाहिए थी अर्जुन को इतनी बड़ी रकम? क्या ईशा मैडम उसकी ये डिमांड मान लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए। यशवर्धन ने अर्जुन को अपॉइंटमेंट लेटर तो दे दिया था, लेकिन अर्जुन की अजीब सी शर्त सुनकर वो हैरत में पड़ गया। 10 लाख रुपए? एक बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए 10 लाख रुपए बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। यशवर्धन समझ गया था कि वो सीधी तरह मानने वालों में से नहीं है। उसने अर्जुन से कहा, अब तुम्हारी सैलरी का फैसला तो ईशा मैम ही करेंगी। वो जानता था कि ब्लू विजन कंपनी की मालकिन ईशा सरीन एक मामूली नौकरी के लिए आए कैंडिडेट से कभी नहीं मिलेगी, और मिल भी लिया तो अर्जुन की डिमांड सुनकर ही उसे बाहर का रास्ता दिखा देंगी। लेकिन अर्जुन को खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। उसने यशवर्धन से पूछा, इस समय मैडम कहाँ मिलेंगे सर? यश ने बड़े रूखे ढंग से कहा, वो इस समय ऑफिस से निकलकर एम्पायर हॉल की तरफ जा रही होंगी, वहां उनकी मीटिंग है 2 बजे। इतना कहकर यश बाहर निकल गया। अर्जुन के मामले से उसने अपना पल्ला झाड़ लिया था। अर्जुन ने बेबस होकर मेघा की ओर देखा। मेघा ने बड़ी अदा से अपने दोनों कंधे उचका दिए, जिसका मतलब था, अब मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूं अर्जुन। अर्जुन के पास और कोई चारा नहीं था, ना ही सोचने का वक्त। बिना मेघा को थैंक्स या गुड बाय कहे वो केबिन से निकल गया। उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर तो था ही। वो तेजी से मेन गेट की ओर बढ़ा, जहां से कारों की एंट्री होती थी। एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें वहां लाइन से खड़ी हुई थी। इनमें ईशा मैडम की कार कौन सी होगी? ये सोचते हुए अर्जुन थोड़ा ठहरकर अंदाजा लगाने लगा। तभी 2 गार्ड्स आकर वहां खड़े हो गए। उन दोनों ने एक जैसे काले सूट पहन रखे थे और उनके हाथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली ऑटोमेटिक गन थी। अर्जुन पल भर ठहरकर उन्हें देखता रहा। तभी कुछ और लोग आए। उनमें एक सुंदर सी लड़की भी थी। उसने भी काले रंग का पावर सूट पहन रखा था। आते ही उसने एक ऑर्डिनरी का दरवाजा खोलकर अंदर अच्छी तरह से चेक किया और फिर एक सिग्नल दिया। उसका इशारा पाकर गार्ड ने कांच का दरवाजा खोल दिया और 3 और गार्ड्स के पीछे से निकलकर ईशा सरीन जाकर कार में बैठ गई। ड्राइवर कार में ही था और ईशा के बैठते ही गाड़ी
तेज रफ्तार से दौड़ने लगे। अर्जुन बस भौचक्का सा देखता ही रह गया। 2 मिनट की इस पूरी कार्रवाई में उसे वक्त ही नहीं मिला कि वो किसी से जाकर कुछ पूछ सकता या ईशा से बात कर पाता। वो तो उसकी एक झलक भी नहीं देख पाया। ईशा सरीन कौन है और कैसी दिखती है, यह अब उसके लिए एक राज था। वो बिना सोचे समझे ही कार के पीछे दौड़ गया, लेकिन तब तक वो काली ऑर्डरी उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। एम्पायर हॉल, यही नाम बताया था ना यश ने उस जगह का। अर्जुन ने सोचा और जल्दी से बाहर निकलकर अपनी मोटर बाइक स्टार्ट कर दी। साथ ही गूगल मैप पर एम्पायर हॉल की लोकेशन डाल दी। अगले 4-5 मिनट में ही वो एम्पायर हॉल के सामने खड़ा था। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा और सोचा, अनबिलीवेबल, मेरे शहर में ऐसी जगह भी है। एम्पायर हॉल एक मशहूर लग्जरी क्लब था जहां अमीर घरानों के लोग अक्सर लंच या मीटिंग्स के लिए आया करते थे। अर्जुन जैसे साधारण लोगों का वहां कोई काम था भी नहीं, इसलिए शायद उसे इस जगह के बारे में कुछ पता भी नहीं था। वो भागकर गेट के पास पहुंचा। उसे भीतर जाते देख गेट पर खड़ा गार्ड चिल्लाया, अरे अरे, कहां घुसे जा रहे हो? अर्जुन सकपका गया। उसने कहा, वो मैं ईशा मैडम से मिलने आया था। ईशा का नाम सुनते ही एक और गार्ड आगे आ गया। अर्जुन उसे देखते ही पहचान गया। वो उन तीनों में से एक था जो बाद में ईशा के साथ आए थे, गार्ड, सेक्रेटरी और एक और असिस्टेंट। दूसरे गार्ड ने कहा, ईशा मैडम लंच कर रही हैं, आप अपना मैसेज दे दीजिए। अर्जुन को लगा यह आदमी अब तक मिले सब लोगों के मुकाबले ठीक से बात कर रहा था। उसने सोचा यही सही मौका है और गार्ड से कहा, मेरा नाम अर्जुन प्रताप सिंह है। मुझे मैडम की बॉडीगार्ड की पोजीशन के लिए हायर किया गया है और इसी बारे में मैं कुछ बात करने आया था। उस आदमी ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और उसे ऊपर से नीचे देखकर फिर बोला, मैं आपका मैसेज ईशा मैडम तक पहुंचा देता हूं, आप यहीं रुकिए। उसने अपना फोन निकालकर एक मैसेज टाइप किया। कुछ ही देर में ईशा का असिस्टेंट अर्जुन के सामने खड़ा था। अब तक किसी ने भी अर्जुन को क्लब के भीतर आने के लिए नहीं कहा था, यहां तक कि वो सब भी उससे बाहर आकर बात कर रहे थे। ये बात अर्जुन को अटपटी तो लगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। असिस्टेंट ने भी उसी तरह अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, आधे घंटे इंतजार करो, मैडम जब लंच करके फ्री होंगे तो मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा। अब अर्जुन को खींच हो रही थी। हर कोई यहां मैसेज पहुंचाने की बात कर रहा था। क्या चीज थी ईशा? क्यों कोई भी जाकर उससे बात नहीं कर सकता था? फिर भी उसने अपने चिढ़ जाहिर किए बिना कहा, थैंक यू वेरी मच, मैं तब तक यहीं इंतजार करता हूं। अर्जुन थोड़ी दूर खड़ी अपनी बाइक पर जाकर बैठ गया और ईशा के बाहर आने का इंतजार करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद वहां 4 पुराने मॉडल की एम्बेसडर गाड़ियां आकर खड़ी हुई। वो चारों सफेद रंग की थी और दिखने में बिल्कुल एक जैसी। चारों के नंबर भी एक ही सीक्वेंस में थे। ठीक आधे घंटे बाद एक रोल्स रॉयस गाड़ी आकर चारों के ठीक बीचों बीच खड़ी हो गई। गेट पर खड़ा गार्ड दौड़कर आया और रोल्स रॉयस के पास जाकर पूछने लगा, लेकिन उसके ड्राइवर ने कार का शीशा नीचे किए बिना ही उसे एक इशारा किया और वो जाकर वापस अपनी जगह खड़ा हो गया। अमीर लोगों के चोचले, अर्जुन ने मन ही मन कहा और ध्यान से उन 5 गाड़ियों को देखने लगा। वो चाहकर भी अपना ध्यान वहां से हटा नहीं पा रहा था। एक और बात जो उसे बड़ी अजीब लगी थी वो ये थी कि किसी भी गाड़ी का इंजन बंद नहीं हुआ, न ही उनमें से कोई निकलकर बाहर आया। तभी क्लब का मेन गेट खुला। कांच का बना हुआ वो भारी भरकम दरवाजा खुलने में कुछ समय लगाता था। तभी अर्जुन की नजर ईशा सरीन पर पड़ी। हल्के आसमानी रंग की ड्रेस में ईशा किसी हॉलीवुड फिल्म की एक्ट्रेस लग रही थी। फिर भी उसके कपड़ों में एक सादगी थी। उसके गार्ड्स ने आगे बढ़कर एम्बेसडर के ड्राइवर से गाड़ी हटाने के लिए कहा। वो 5 कारें एक साथ ही कुछ आगे पीछे हुई। उधर ईशा ने आखिरी सीढ़ी से नीचे कदम रखा ही था कि रोल्स रॉयस का शीशा नीचे हुआ। ईशा की नजर उस पर पड़ी तो वो उस ओर बढ़ गई। उसका स्टाफ उसके पीछे हो गया। अर्जुन ने सोचा, लो भाई, मुझसे पहले ही कोई ईशा से मिलने के लिए आ गया, वो भी 5-5 गाड़ियां लेकर। मेरी तो किस्मत इस खटारा बाइक जैसी है। ये कहकर उसने एक जोर की किक लगाई और बाइक स्टार्ट हो गई। तभी वहां हंगामा सा मच गया। लोग चिल्ला रहे थे,
ईशा मैम किडनैप, कोई बचाओ। रोल्स रॉयस में बैठे आदमी ने ईशा का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया था और तेजी से गाड़ी चलाकर वहां से निकल गया। बाकी की चारों गाड़ियों ने ईशा के गार्ड्स का रास्ता रोक लिया। ये देखकर अर्जुन ने एक सेकंड की भी देरी किए बगैर बाइक दौड़ा दी और बिजली की गति से दौड़ती उस लग्जरी गाड़ी का पीछा करने लगा। आधे घंटे शहर की सड़कों पर दौड़ने के बाद वो गाड़ी शहर के बाहर एक सुनसान इलाके की ओर बढ़ गई। अब तक पुलिस को खबर की जा चुकी थी और जगह जगह चेक पॉइंट्स भी बना लिए गए थे, लेकिन ईशा का किडनैपर बहुत चौकन्ना था और पूरी तैयारी से आया था। जगह जगह पर दूसरी गाड़ियां उसे कवर दे रही थी और वो देखते ही देखते सबकी नजरों से ओझल हो गया। सिर्फ एक शख्स था जो बाइक में लगातार उसका पीछा कर रहा था और वो था अर्जुन, जिसकी नजरें अब तक भटकी नहीं थी। सुनसान इलाके से कच्ची पगडंडियों पर उसने गाड़ी उतार दी और 5-7 किलोमीटर खेतों में गाड़ी चलाने के बाद अब वो रोल्स रॉयस एक शानदार फार्म हाउस के सामने खड़ी थी। 6 शिकारी कुत्ते और 8 भारी भरकम शरीर वाले गार्ड्स उस जगह की रक्षा कर रहे थे। अर्जुन ने बहुत पहले ही अपनी बाइक छोड़ दी थी और अब वो छिपकर उस कार का पीछा कर रहा था। किसी भी जगह पर कैमोफ्लेज कर खुद को छिपाने में तो माहिर था। बिना किसी की नजर में आए वो बंगले तक पहुंच चुका था और अब गेट के पास खड़ा होकर अंदर का नजारा देख रहा था। गेट के भीतर होते ही रोल्स रॉयस एक झटके से रुकी और डार्क ब्राउन सूट पहने एक जवान और खूबसूरत लड़का उसमें से उतरा। उसकी आंखों पर कपड़ों से मैच खाता गहरे ब्राउन रंग का चश्मा चढ़ा हुआ था। उतरते ही उसने ईशा का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। वो चीख पड़ी, मेरा हाथ छोड़ो रॉबिन और मुझे यहां से जाने दो। ये जो तुम कर रहे हो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। रॉबिन ने झटके से ईशा का हाथ छोड़ दिया। वो कार से टकरा गई। वो गिरने को हुई, लेकिन रॉबिन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे संभाल लिया और अपनी तरफ खींच लिया। ईशा ने जोर लगाकर अपने आप को उससे छुड़ा लिया और फिर से वो बाहर की ओर देखने लगी, लेकिन मेन गेट पर कई गार्ड्स के अलावा बहुत भयंकर दिखने वाले 2 शिकारी कुत्ते भी खड़े थे। ईशा के बढ़ते कदम रुक गए। ये देखकर रॉबिन जोर से हंसा। लो, छोड़ दिया। अब जा, कहां जाना है तुझे? मैं भी देखता हूं कि रॉबिन मल्होत्रा के इलाके में कौन उसकी मर्जी के खिलाफ निकल कर जा सकता है। ईशा संभल कर खड़ी हो गई। उससे वो किसी नागिन की तरह फंकार रही थी। तुम ठीक नहीं कर रहे हो रॉबिन, मैं पहले ही तुम्हारी औकात जान गई थी इसलिए। रॉबिन ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसने ईशा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को जकड़ लिया। उसकी उंगलियां ईशा के नाजुक बदन पर जोर से कसे हुए थी। ईशा का दम घुटने लगा। रॉबिन चीख पड़ा, मेरी औकात तूने देखी कहां है? रॉबिन ने ईशा की गर्दन छोड़ दी और हाथ से खींचकर उसे अंदर ले जाने लगा। अर्जुन अब तक छिपकर एक पूरा नजारा देख रहा था। वो सोच रहा था कि मौका देकर वो अंदर जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा वो देख नहीं सका और उछलकर गेट के भीतर जाकर खड़ा हो गया। 8 में से 6 गार्ड्स उसे घेर कर खड़े हो गए, लेकिन अर्जुन की नजर रॉबिन पर थी। उसने चीख कर कहा, अकेली लड़की पे हाथ उठाता है? तभी एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ा। दोनों शिकारी कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे थे। रॉबिन हल्के से मुस्कुराया और ईशा की ओर देखकर बोला, जो तुम्हारे पीछे ये मरने चलाया है यहां तक, कौन है ये वैसे? लेकिन ईशा खुद चकित होकर अर्जुन को देख रही थी। उसे दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था कि बिना सोचे समझे रॉबिन से भिड़ जाने वाले शख्स आखिर कौन है। उधर अर्जुन 6 तगड़े पहलवानों से घिरा हुआ था। वो 6 के 6 एक साथ अर्जुन पर टूट पड़े। रॉबिन ने एक बार फिर ईशा का कसकर हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती खींचकर भीतर ले जाने लगा। ईशा ने अर्जुन की ओर एक नजर डाली, लेकिन रॉबिन ने एक झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया और बंगले के भीतर चला गया। क्या ईशा के पीछे आकर अर्जुन ने खुद को भी मुसीबत में डाल दिया था? क्या वो ईशा को बचाकर यहां से निकल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अर्जुन ने एक नजर रॉबिन के कुंडों पर डाली। वे खून के प्यासे जानवरों की तरह उसे घिरे हुए थे, लेकिन अर्जुन फुर्ती से उनके बीच से निकलकर एक और खड़ा हो गया था। उनमें से एक चिल्लाया, कौन है तू और यहां क्या कर रहा है? दूसरे ने कहा, इसकी मौत ही इसे आज यहां तक खींच लाई है। वो एक बार फिर अर्जुन की ओर बढ़े। अर्जुन ने फिर एक छलांग लगाई और शिकारी कुत्तों के पास जाकर खड़ा हो गया और उन गुंडों को जवाब देता हुआ बोला, पहले मेरे दोस्तों से तो निपट लो। वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये शिकारी कुत्ते खास तौर पर इस फार्म हाउस की रखवाली के लिए पाले गए थे, लेकिन अर्जुन इन्हें अपना दोस्त बता रहा था। उन गुंडों के सरदार ने कहा,
मौत को सामने देखकर आदमी ऐसे ही बकवास करने लगता है। चलो अब अपनी आखिरी इच्छा भी बता ही दो। शायद तुम अपनी मालकिन को आखिरी बार देखने के लिए यहाँ तक चले आए थे ना? दूसरा बोला, मैडम है ही इतनी सुंदर। उसने कहा तो उसके साथ ही एक घिनौनी हंसी हंस पड़े। अर्जुन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। फिलहाल तो मेरी इच्छा तुम्हें तमीज सिखाने की है, लेकिन लगता है कि तुम उस लायक नहीं हो। इतना कहकर उसने झटके से दोनों कुत्तों के बेल्ट खोल दिए। आजाद होते ही वो कुत्ते गुंडों पर टूट पड़े। साथ ही अर्जुन भी आंधी की तरह उनकी ओर बढ़ा। कुछ ही देर में अर्जुन ने दोनों कुत्तों पर अपना जादू चला दिया था। जानवरों को अपने वश में करने की कला भी उसे ट्रेनिंग के दौरान सिखाई गई थी और आज वो उसके काम आ गई। हालांकि वो गुंडे कम ताकतवर नहीं थे, लेकिन कुत्तों ने अब तक सभी को बुरी तरह से नोच डाला था। फिर भी वो अर्जुन को भीतर जाने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने गुंडों के सरदार का हाथ पकड़ा और एक झटके से मोड़ दिया। आह! उसकी चीख निकल गई, लेकिन उसका हाथ अब नाकाम हो चुका था। लगभग 5 मिनट में अर्जुन ने उन 6 के 6 गुंडों की अच्छी तरह से बैंड बजा दी और उन सबको एक कोने में फेंककर कुत्तों से कहा, अब इनकी रखवाली करना तुम्हारी जिम्मेदारी है दोस्तों। कुत्तों ने जीप निकालकर और पूंछ हिलाकर अपनी वफादारी दिखाई। अर्जुन तेजी से बंगले के भीतर घुस गया। बंगला अंदर से ज्यादा खूबसूरत था। अर्जुन कुछ देर तक तो उस जगह को देखता ही रह गया। फिर उसने सोचा, मुझे और देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ईशा मैम को कहाँ खोजूं? यहाँ तो बहुत सारे दरवाजे हैं। हॉल में 5 दरवाजे थे जो अंदर दूसरे कमरों में खुलते थे। ये बंगला बिल्कुल भूल भुलैया की तरह बनाया गया था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। अब वो आसपास की आवाजों पर ध्यान लगा रहा था। बाहर पिटकर पड़े हुए गुंडों की कराह, कुत्तों का भौंकना, पेड़ों की सरसराहट और उनके बीच बीच में एक धीमी सिसकी अर्जुन को सुनाई दी। ये जरूर ईशा मैम की आवाज है। अर्जुन ने सोचा और आवाज की तरफ बढ़ा, लेकिन वो दरवाजा भीतर से बंद था। अर्जुन ने एक भारी कुर्सी उठाई और दरवाजे पर दे मारी। लकड़ी का मजबूत दरवाजा टूट गया, लेकिन उसके पीछे कोई कमरा नहीं था, ना ही वहां रॉबिन दिखाई दिया। वो दरवाजा बगीचे की तरफ खुलता था, लेकिन अर्जुन को अपने आप पर भरोसा था। वो बगीचे की तरफ दौड़ गया। बगीचे में पेड़ पौधों के अलावा कुछ नहीं था। अर्जुन फिर से ध्यान से सुनने लगा। अब की बार उसे अपने पैरों के नीचे से आवाज सुनाई दी, जरूर यहाँ कोई बेसमेंट है। अर्जुन ने खुद से कहा और जमीन पर कान लगाकर सुनने लगा। अगले 5 मिनट में वो बंगले के नीचे बने सीक्रेट बेसमेंट में था। यहाँ तक आने के लिए उसने 2 और दरवाजे तोड़े। अब तुम्हारी बारी है, तुम जो कोई भी हो, उसने रॉबिन से कहा। रॉबिन के चेहरे पर उलझन थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई यहां तक भी पहुंच सकता है। फिर भी वो उसी लापरवाही से बोला, ओह, तू जो कोई भी है, अब भी तेरे पास मौका है, निकल जा यहां से। रॉबिन से पंगा मत ले भाई। कहते कहते उसने जेब से एक रिवॉल्वर निकाल ली और अर्जुन पर निशाना साध लिया। अर्जुन मुस्कुराया और अपनी बाईं हथेली को दाएं हाथ से सहलाता हुआ बोला, देख यार, दरवाजा तोड़ते हुए मुझे बहुत चोट लग गई है। अब मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और ये दर्द तभी ठीक होगा जब इससे मैं तेरा मुंह तोड़ूंगा। अपनी बात खत्म करने से पहले वो फुर्ती से उछला और रॉबिन के पैरों को अपने दोनों पैरों के बीच में फंसाकर उसे नीचे गिरा दिया। रॉबिन की रिवॉल्वर दूर छिटक गई और अर्जुन ने उसकी गर्दन को कस लिया। रॉबिन जोर जोर से उसके हाथों पर मारकर छूटने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से आवाज निकली, छोड़ दे मुझे बेवकूफ, तू नहीं जानता मैं कौन हूं। वो आगे बोल नहीं सका और अर्जुन ने उसकी गर्दन को और जोर से कस लिया और पूछा, ईशा मैम कहाँ है? रॉबिन ने एक कोने में इशारा किया और जेब से एक चाबी निकालकर अर्जुन की ओर बढ़ा दी। अर्जुन ने रॉबिन की टाई खोली और उसके दोनों हाथ कसकर पीठ पीछे बांध दिए और बेल्ट खोलकर दोनों पैर बांध दिए। फिर चाबी लेकर कोने में बने दरवाजे की तरफ चल पड़ा। वो लोहे का एक मजबूत दरवाजा था। ऐसा लगता था जैसे किसी बड़े बैंक का सेफ यहां लाकर रखा गया हो। अर्जुन ने बड़ी सी चाबी घुमाई और कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटे की फटी रह गई। जमीन के इतने नीचे एक महल बसाया गया था। एक बहुत बड़ा और शानदार कमरा उसके नीचे था, लेकिन वो यहाँ कमरे की शान देखने नहीं आया था। उसकी नजरें सिर्फ ईशा को खोज रही थी। कमरे के भीतर एक और दरवाजा था। अर्जुन ने उस दरवाजे को खोला। ईशा को बाथरूम में बंद कर दिया गया था। वो बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़ी थी। ईशा मैम, ईशा मैम, ईशा मैम। अर्जुन ने आवाज दी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा।
उसने थोड़ा पानी भी छिड़का, लेकिन ईशा ने धीरे धीरे आंखें खोली। लेकिन अब वो बहुत ही कमजोर सी लग रही थी। उसे शायद कोई दवाई दी गई थी, जिसके कारण ईशा पर बेहोशी छाई हुई थी। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, कहीं वो गुंडे और लोगों को न बुला ले, अर्जुन ने सोचा और जल्दी से आगे बढ़कर ईशा को अपनी बाहों में उठा लिया। ईशा को किसी छोटी बच्ची की तरह अपनी गोद में समेटे अर्जुन बाहर निकल आया और पीछे के रास्ते से जंगल के बाहर निकला। उसे याद था कि उसने अपनी बाइक कहाँ छोड़ी थी। बाइक के पास पहुंचकर उसने ईशा को अपने पीछे बैठाया और अपनी शर्ट उतारकर उसे खुद से बांध लिया। अब ठीक है ईशा मैम, बस कुछ देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे, उसने कहा और बाइक स्टार्ट कर दी। जंगल पार करते हुए ईशा को कुछ होश आ गया। उसने अपने आसपास देखा और समझने की कोशिश करने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो किसी की मजबूत पीठ से बंधी उसके बिल्कुल करीब बैठी हुई है। इतने करीब से तो उसे किसी ने आज तक देखा भी नहीं था। अचानक ईशा चिल्ला पड़ी, कौन हो तुम और मुझे कहां ले जा रहे हो? उसने अपने लंबे नाखून अर्जुन की बाहों में गड़ा दिए और शर्ट के गांठें खोलकर अपने आप को आजाद करने की कोशिश करने लगी। अरे यार, अब ये क्या नई मुसीबत है, इससे तो अच्छा था ये बेहोशी रहती। अर्जुन ने सोचा और प्यार से ईशा से कहा, मैडम मैं आपका नया बॉडीगार्ड हूं। ईशा चकरा गई, क्या नया बॉडीगार्ड? और किसने तुम्हें इस काम के लिए हायर किया? बाइक रोको, मुझे जाने दो, तुम जो कोई भी हो। अर्जुन ने झटके से बाइक के ब्रेक लगा दिए। ईशा जोर से उसे टकरा गई और गिरने से बचने के लिए उसने अर्जुन को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन ने पलटकर ईशा को देखा। उसकी आंखों में एक शरारत भरी मुस्कान थी। वो कहना चाहता था कि अभी तो छोड़ने की बात कर रही थी और अब इतना कसकर पकड़ लिया ईशा मैडम, लेकिन वो कह न सका। उसे एक बॉडीगार्ड होने के अदब कायदे याद थे। ईशा मैम, मेरा नाम अर्जुन प्रताप सिंह है, मुझे यशवर्धन सर ने हायर किया है। बाकी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा। सबसे पहले आप हॉस्पिटल चलिए। ईशा ने अब खुद को संभाल लिया था। ठीक है मिस्टर अर्जुन, लेकिन हम यहाँ से सीधे अंपायर हॉल चलेंगे, जहाँ से मैं अपनी गाड़ी से ऑफिस जाऊंगी। लेकिन मैम, आपको कोई दवाई दी गई है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, अर्जुन ने कहा। ईशा ने अपने बाल ठीक करते हुए कहा, ये तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे कब क्या करना है। अब चलो यहाँ से और अपने कपड़े ठीक करो, उसने अर्जुन की शर्ट वापस करते हुए कहा। एम्पायर हॉल पहुंचकर अर्जुन ने ईशा को बाइक से उतार दिया। ईशा को आया देख उसके स्टाफ के लोग दौड़कर वहां आ गए। कुछ पुलिस वाले भी वहां आ चुके थे। पल भर में ईशा को इतने लोगों ने घेर लिया था कि अर्जुन को बात करने का मौका ही नहीं मिला। सभी ईशा से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन उसकी नजरें अर्जुन को खोज रही थी। ईशा ने अपने असिस्टेंट के कान में कुछ कहा और किसी के सवाल का जवाब दिए बिना ही गाड़ी में बैठ गई। अर्जुन ने नाउमीदी में सिर हिलाया और बाइक स्टार्ट करने के लिए किक मारी, लेकिन बाइक ने जवाब दे दिया। पेट्रोल खत्म हो चुका था। उफ, एक और मुसीबत। चल भाई अर्जुन, अब इस खटारा को भी ईशा मैम की तरह बाहों में उठाकर पेट्रोल पंप तक ले चल। बाइक से उतरकर वो उसे घसीटने लगा, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर अर्जुन, मेरा नाम सुभाष है, मैं ईशा मैम का असिस्टेंट हूँ। आप बाइक यहीं छोड़ दीजिए और हमारे साथ चलिए, ईशा मैम ने आपको ऑफिस में बुलाया है। अर्जुन ने राहत भरी सांस ली। चलिए चलिए, मैं तो बस कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। वो सुभाष के साथ उसकी कार में बैठ गया और कुछ ही देर में वो दोनों ब्लू विजन के हेड ऑफिस में थे। अर्जुन एक बार फिर से उसी केबिन में था जहां से आज की ये दास्तान शुरू हुई थी, लेकिन अब की बार सामने वाली कुर्सी पर बैठी मेघा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मिस्टर अर्जुन, मेरे साथ चलिए, ईशा मैम आपसे मिलना चाहती हैं। ईशा का ऑफिस इस शानदार बिल्डिंग का सबसे शानदार हिस्सा था। सबसे ऊपरी माले पर बने इस ऑफिस की खिड़कियों से पूरा दिल्ली शहर दिखाई देता था। अर्जुन एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद ईशा कमरे में आई। अर्जुन ने ध्यान दिया कि इतनी देर में उसने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी और बाल बांध लिए थे, जबकि उसने वही मुड़ी तुड़ी शर्ट पहन रखी थी। आते ही ईशा ने कहा, मिस्टर अर्जुन, यश ने मुझे पूरी बात बता दी है और ये रहा मेरा फैसला। उसने एक लिफाफा अर्जुन की तरफ बढ़ाया। अर्जुन को अचानक समझ में नहीं आया कि ईशा क्या कह रही है, लेकिन ईशा के पास वक्त की इतनी कमी रहती थी कि यहाँ वहां की बातें करने के बजाय वो सीधे मुद्दे पर बात करती थी। अब भी उसने यही किया था। अर्जुन ने लिफाफा खोला। उसमें एक चेक रखा हुआ था, 10 लाख रुपए। अर्जुन ने पढ़ा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। तभी ईशा बोल पड़ी, आपके पास 12 घंटे हैं, अगर कोई जरूरी काम निपटाना हो तो निपटा लो। कल सुबह 6 बजे के बाद आप 24 घंटे मेरे साथ रहेंगे, समझे मिस्टर अर्जुन? 24 घंटे?
अर्जुन ने पूछना चाहा, लेकिन तब तक ईशा केबिन के बाहर निकल चुकी थी। अर्जुन के हाथ में 10 लाख रुपए का चेक था और मन में कई सारे सवाल। फिर भी इस समय सबसे ज्यादा जरूरी था अनिका की जिंदगी का सवाल। क्या होगा अब अर्जुन का फैसला? क्या अनिका की जिंदगी के लिए वो अपना पूरा वक्त ईशा के हवाले कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए। हाथ में 10 लाख रुपए लिए अर्जुन के मन में कई सवाल थे। कुछ सोचते हुए अभी वो टैक्सी में बैठा ही था कि उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने तुरंत मैसेज खोलकर देखा, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। ये मैसेज देखकर अर्जुन की सांस फूलने लगी। दिल्ली के ट्रैफिक को चीरती हुई टैक्सी तेजी से चली जा रही थी। फिर भी अर्जुन बार बार ड्राइवर से कहता, और तेज चलाना भाई, मुझे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। हॉस्पिटल पहुंचते ही अर्जुन तेजी से सीढ़ियां चढ़कर उस वार्ड के बाहर पहुंचा जहां अनिका का इलाज चल रहा था। वो वार्ड के भीतर गया, लेकिन वहां अनिका नहीं थी। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गई। तभी अर्जुन को एक नर्स आती दिखाई दी। उसने नर्स को रोक कर पूछा, सिस्टर यहाँ एक पेशेंट थी, अनिका वर्मा, उसे कहीं और शिफ्ट कर लिया गया क्या? नर्स ने कुछ सोचकर जवाब दिया, डॉक्टर माही यहाँ के इंचार्ज हैं, आप प्लीज उनसे पूछ लीजिए। इतना कहकर उसने डॉक्टर माही के केबिन की ओर इशारा किया और वहां से चली गई। अर्जुन डॉक्टर माही के केबिन की ओर जाने लगा, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन ने पलटकर देखा, डॉक्टर माही उसके पीछे खड़ी थी। डॉक्टर माही के चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी। ये देखकर अर्जुन थोड़ा घबरा गया। डॉक्टर माही, अनिका कहाँ है? डॉक्टर माही बोली, परेशान मत हो अर्जुन, अभी अनिका को मैंने ऑब्जर्वेशन में रखा है अपने रिस्क पर। हॉस्पिटल मैनेजमेंट से नोटिस आ चुका है, कल सुबह तक अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो। इतना कहकर उसने सिर झुका लिया। अर्जुन ने राहत भरी सांस लेकर कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर माही, पैसों का इंतजाम हो गया है, मैं बस अभी आया। इतना कहकर वो रिसेप्शन की तरफ दौड़ गया और पैसा जमा करने के बाद एक बार फिर माही के पास आ गया। माही उसे लेकर अनिका के पास गई। तरह तरह के मेडिकल इक्विपमेंट से घिरी हुई अनिका को देखकर अर्जुन का दिल भर आया। उसने प्यार से आवाज दी, अनिका, देखो बच्ची कौन आया है। अनिका ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। कमजोरी के कारण वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। फिर भी उसका ध्यान अर्जुन की नीली शर्ट की ओर गया और वो मुस्कुरा दी। अर्जुन ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अब तो जल्दी ठीक हो जा बच्चा। अनिका ने फिर से आंखें बंद कर ली। डॉक्टर माही बोली, चलिए अर्जुन, बाहर चलकर बात करते हैं, अनिका को आराम की जरूरत है। माही के केबिन में अर्जुन उसके सामने बैठा हुआ था। उसने माही से कहा, डॉक्टर माही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माही ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम जल्द ही सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अनिका ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर? अर्जुन की आवाज में चिंता थी। माही ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस कुछ और दिन। अर्जुन ने एक बार फिर उसे शुक्रिया कहा और बाहर निकल गया। डॉक्टर माही उसे जाते हुए देखती रही। वो अपने दिल में अर्जुन को बहुत पसंद करती थी। वो सोच रही थी, इस स्वार्थ भरी दुनिया में कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपने दोस्त के जाने के बाद उसके परिवार का ख्याल बिल्कुल अपने परिवार की तरह रखते होंगे। अर्जुन सच में बहुत अच्छा इंसान है। अगले दिन सुबह 10 बजे तक उसने अपना जरूरी काम निपटाया और जैसे तैसे तैयार होकर बाहर निकला। उसने देखा उसके घर के बाहर ऑफिस की गाड़ी खड़ी है। ईशा मैम का असिस्टेंट सुभाष ड्राइवर के बगल में बैठा था। अर्जुन को देखते ही बोला, जल्दी कीजिए अर्जुन प्लीज, आप पहले ही कुछ घंटे लेट हैं। अर्जुन उसको वहां देखकर हैरान था। उसने कहा, तुम यहाँ? सुभाष बोला, जी मैम अपने एम्प्लॉयज की पूरी खबर रखती है, आप जल्दी चलिए। हमें सिर हिलाते हुए अर्जुन चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल हुआ, सब उसी की ओर देख रहे थे और आपस में धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे। जब से उनको पता चला था कि ईशा मैम ने 10 लाख रुपए पर मंथ सैलरी पर अर्जुन को हायर किया है, उस सब की बातचीत का मुद्दा बन गया था। सुभाष उसे लेकर मेघा के केबिन में पहुंचा और मेघा से बोला, मिस कुमार, अर्जुन जी को कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दे दीजिए और बाकी डिटेल्स बता दीजिए। ओके सर, मेघा ने कहा और अर्जुन पर एक नजर डाली। अर्जुन को महसूस हुआ कि कल के मुकाबले मेघा आज कम सख्त नजर आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक परेशानी का साया था। मेघा उसे कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें और ऑफिस के रूल समझा रही थी। अर्जुन का ध्यान बार बार उसके चेहरे की ओर जा रहा था। वो सोच रहा था, क्या मुझे मेघा से पूछना चाहिए कि वो इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही है।
लेकिन अर्जुन की हिम्मत नहीं हुई। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उसका बॉडी मेजरमेंट लिया गया और उसके नाम से एक गन इश्यू कराई गई। वहां से उसे ईशा मैम के केबिन में भेज दिया गया। मे आई कम इन मैम? अर्जुन ने दरवाजे पर इजाजत मांगी। ईशा ने हल्का सा इशारा किया। अर्जुन भीतर चला गया। उसने देखा यशवर्धन पहले से ही वहां बैठा हुआ था। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाकर उसे विश किया तो यश ने चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि कल से यश उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, जैसे अर्जुन ने उसकी ही नौकरी छीन ली हो। तभी ईशा बोली, अच्छा यश, आप जा सकते हैं और अर्जुन आप बैठिए। यश के जाते ही अर्जुन उसके चेयर पर तनकर बैठ गया। आर्मी से निकाले जाने के बाद भी उसकी बॉडी लैंग्वेज एक सोल्जर जैसी ही थी। ईशा ने इस बात पर भी ध्यान दिया था। उसने कहना शुरू किया, अर्जुन, मिस मेघा कुमार ने आपको सारी बातें समझा दी होंगी। अब आप घर जाकर अपना सामान ले आइए। आज से आप मेरे साथ मेरे बंगले में रहेंगे। अर्जुन को इस सुनकर थोड़ा शॉक लगा। लेकिन मैम, उसने कुछ कहना चाहा फिर चुप हो गया। ईशा ने कड़क आवाज में कहा, आपके साथ 24 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है ना। अगर कभी रात में मेरे ऊपर हमला हुआ तो आपके घर से साउथ दिल्ली तो 2 घंटे लग जाएंगे आने में। अब आप सुभाष के साथ जाइए और अपना जरूरी सामान मेरे बंगले में शिफ्ट कर दीजिए। ईशा की बात बिल्कुल सही थी, फिर भी उसके बंगले में रहने वाली बात अर्जुन को अजीब लगी। जब वो ईशा के केबिन से निकल ही रहा था, उसके पास माही का मैसेज आ गया। 3 दिन बाद अनिका की सर्जरी होगी। इसका मतलब था कि अर्जुन को उस दिन छुट्टी लेनी होगी। लेकिन ईशा ने तो 24 घंटे अपने साथ रहने का हुक्म दिया था। वो पलटा और एक बार फिर ईशा के सामने देखने लगा। लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर गड़ाए ईशा का ध्यान गया। आप अब तक गए नहीं? अर्जुन ने कहा। जी मैम, मुझे 3 दिन बाद कुछ देर की छुट्टी चाहिए होगी। ईशा ने 2 पल के लिए कुछ सोचा और फिर बोली, ओके, आई मैनेज, नाउ यू कैन लीव। साउथ दिल्ली के एक शानदार बंगले के सामने अर्जुन खड़ा था। उसके कंधे पर एक बैग था जिसमें उसके जरूरी डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप था, और दूसरे हाथ में एक ट्रॉली बैग जिसमें उसके 2-4 जोड़ी कपड़े थे। इतना ही उसका कुल सामान था। जब उसने बंगले के भीतर कदम रखा तो वहां की सजावट देखकर इंप्रेस हो गया। इस सजावट में भी एक सादगी है, बिल्कुल ईशा मैम की तरह। अर्जुन ने सोचा और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसने ईशा पर इतना ध्यान दिया कि ईशा की सादगी भी उसे नजर आ गई। खैर, अब वो उसकी बॉस थी और अर्जुन का पूरा समय अब ईशा का था। अनिका की सर्जरी वाले दिन वो पहले ऑफिस गया और अपनी गन वहां जमा करके और यूनिफॉर्म चेंज करके जैसे ही वो बाहर निकला, मेघा उसे भीतर आते हुए दिखाई दी। हेलो मिस कुमार, अर्जुन ने उसे विश किया। मेघा तीखी आवाज में बोली, प्लीज अर्जुन, तुम तो कम से कम। अर्जुन चौंक पड़ा। आज मेघा को ये क्या हो गया? कल तो वो उससे बिल्कुल फॉर्मल होकर बात कर रही थी, और आज? तभी मेघा की आंखों से एक आंसू टपका। अर्जुन ने प्यार से पूछा, क्या बात है मेघा, सब ठीक है ना? मेघा ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ सब ठीक है। बाय द वे, तुम इस समय कहां जा रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं किसी से मिलने। ये सुनकर मेघा ने अगल बगल देखा और धीरे से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ अर्जुन? अर्जुन मना नहीं कर सका और सिर हिला दिया। अर्जुन मेघा के ही कार में बैठकर ऑफिस से निकला था और एक खबर तुरंत ही ईशा तक पहुंच गई। जब वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे तो माही वहां अर्जुन का इंतजार ही कर रही थी। अर्जुन ने लिफ्ट से निकलते ही देखा माही लॉबी में टहल रही थी और कुछ बेचैन सी दिखाई दे रही थी। अर्जुन को देखते ही वो उसके पास चली आई। अच्छा वो आप आ गए, सर्जरी बस शुरू होने वाली है। अर्जुन ने मेघा को रास्ते में ही बता दिया था कि अनिकेत की बहन ही हॉस्पिटल में एडमिट है। मेघा अनिकेत को भी अच्छी तरह से जानती थी। वो भी काफी वक्त से उसके टच में नहीं था, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि अनिकेत अब इस दुनिया में नहीं है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो अर्जुन के अलावा किसी और को न देख मेघा हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या अनिका के घर वाले यहाँ नहीं आए? अर्जुन ये सुनकर चुप रह गया, पर माही ने जवाब दिया, अर्जुन जी ही अनिका का परिवार है। ईश्वर सबको ऐसा बड़ा भाई दे। माही की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुरा दिया। मेघा ने देखा कि माही बड़ी अजीब नजरों से अर्जुन की तरफ देख रही थी। ये देखकर अचानक उसके दिल में एक जलन की लहर उठने लगी। फिर तुरंत ही उसने खुद पर काबू किया और अर्जुन के पीछे चल पड़ी। सर्जरी से पहले अर्जुन अनिका से मिलने गया। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। भैया मैं ठीक हो जाऊंगी ना? अनिका की आंखों में जीने की उम्मीद थी। अर्जुन ने उसका माथा चूम लिया और कहा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची। मेघा के लिए अर्जुन का ये रूप बिल्कुल नया था। उसके दिल में अर्जुन के लिए इज्जत बढ़ गई, लेकिन कुछ शिकायतें अब भी बाकी थी। वो दोनों कई घंटों तक ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे रहे।
दोनों ही एक दूसरे से बहुत कुछ कहना और पूछना चाहते थे, लेकिन ना तो यहां मौका था और ना ही माहौल। आखिरकार डॉक्टर माही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और अर्जुन को बधाई देते हुए बोली, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा मिस्टर अर्जुन। अभी आप अनिका से नहीं मिल सकते, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अर्जुन ने डॉक्टर माही, बाकी डॉक्टर्स और नर्सेज को शुक्रिया कहा और हॉस्पिटल से निकल आया। जैसे वो गाड़ी में बैठा उसे एहसास हुआ कोई पीछे है। ये बात वो पिछले 4 दिनों से नोटिस कर रहा था। उसने मेघा को भी ये बात बताई थी। शायद रॉबिन का कोई आदमी होगा, लेकिन ईशा मैम ने तो पुलिस की हेल्प नहीं ली, जबकि वो उस आदमी को अच्छी तरह जानती है। अजीब है ना। ड्राइविंग सीट पर बैठी मेघा ने एक नजर अर्जुन पर डाली और कहा, लंबी कहानी है अर्जुन, फिर कभी सुनाऊंगी। फिलहाल बहुत शाम हो चुकी है, तुमने लंच भी नहीं किया। अब चलो मेरे घर चलकर डिनर कर लो, फिर जाना। मेघा ने इतने हक से बात कह दी कि अर्जुन मना नहीं कर सका। फिर उसके पास की एक हुक सी उसके दिल में उठी और दिमाग पर छा गई। घर पहुंचकर मेघा ने कहा, यह है मेरा छोटा सा आशियाना, तुम आराम से बैठो, मैं अभी आई। 2 बेडरूम वाला ये फ्लैट मेघा ने बड़े खूबसूरत ढंग से सजा रखा था। अर्जुन ने देखा कि वहां मेघा के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन आजकल वो उससे निजी सवाल पूछने से बच रहा था। कुछ देर बाद मेघा आई। उसके हाथ में 2 ग्लास और एक वाइन बॉटल थी। मेघा ने इतनी देर में कपड़े भी चेंज कर लिए थे। पिंक कलर का टॉप और सफेद शॉर्ट स्कर्ट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो आकर ठीक अर्जुन के बगल में बैठ गई। क्या थे मेघा के इरादे? अचानक उसका बदला हुआ पर्दा किस ओर इशारा कर रहा था? क्या मेघा अर्जुन के साथ एक नई शुरुआत करना चाह रही थी? इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए। मेघा ने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया और खुद वाइन लेकर अर्जुन के पास बैठ गई। अर्जुन ने मेघा का ये रूप पहली बार देखा था। उसे थोड़ा झटका भी लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, वक्त तो बहुत कुछ बदल देता है। फिर मेघा पहले जैसे तो नहीं रही कि हर काम किसी और को पूछ कर करे। इतनी बड़ी कंपनी में इतनी अच्छी पोस्ट पर है, उसे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं। लेकिन ये अर्जुन की गलतफहमी थी। जल्द ही उसके सामने एक ऐसा सच आने वाला था जिसके बाद उसकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। अर्जुन देख रहा था कि मेघा ने काफी ज्यादा वाइन पी ली थी, जबकि उसने अभी 2-3 घूंटी भरे थे। अर्जुन बोला, मेघा मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। रात होने वाली है और ईशा मैम से मैंने रात में बाहर रहने की परमिशन नहीं ली है। उसकी बात सुनकर मेघा ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए लाड भरी आवाज में कहा, तो क्या हुआ? आज तो सैटरडे है ना, कल तो वैसे भी ऑफिस नहीं जाना है। अर्जुन ने उसे समझाते हुए बोला, लेकिन मेरी ड्यूटी तो हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे की है। भूल गई तुम? अर्जुन समझ गया था कि मेघा पर थोड़ा नशा छा गया है। मेघा ने सिर हिलाया, अच्छा ठीक है, तो कम से कम खाना तो खा लो। अर्जुन ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ ही देर में खाना आ गया। अर्जुन ने खुद उठकर टेबल पर खाना सर्व किया और जब मेघा को बुलाने गया तो देखा कि वो सोफे पर ही सो चुकी है। अर्जुन को मेघा पर बहुत दुलार आया। उसने पास ही पड़ा हुआ एक कंबल उसे उड़ाकर कमरे की लाइट बंद कर दी। लैंप शेड की हल्की रोशनी में सोई मेघा का चेहरा और भी मासूम दिखाई दे रहा था। भाई मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा, उसने खुद से कहा और खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से डोरबेल बजी। अर्जुन ने सोचा, अब कौन आया होगा? क्या मेघा को जगाऊं? लेकिन वो गहरी नींद में डूब चुकी थी। शायद उसने कुछ और ऑर्डर किया हो। ये सोचकर वो दरवाजे पर गया। पीप होल से झांक कर देखा तो बाहर यशवर्धन खड़ा था। अरे ये यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी इतनी रात को? अर्जुन ने सोचा, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उसने मेघा को जगा देना ठीक समझा। शायद कोई जरूरी काम हो। लेकिन यश डोरबेल बजाई जा रहा था। हार कर अर्जुन ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही यश जोर से चिल्लाया, कहां थी अब तक? कब से डोरबेल बजा रहा हूं और फोन क्यों बंद है तुम्हारा? अचानक अर्जुन ने लाइट्स ऑन कर दी। उसे देखते ही यश को जैसे करंट लगा। तुम यहां? तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? और मेघा कहां है? अर्जुन ने ध्यान दिया कि यश नशे में धुत था। वो इस समय मेघा के घर क्यों आया था? ये बात अर्जुन को बहुत अजीब सी लग रही थी। वो और भी कुछ बोलने चाह रहा था कि अर्जुन ने उसे बीच में ही टोक दिया। धीरे बोलिए सर, मेघा सो रही है। कहना तो वो और भी बहुत कुछ चाहता था, लेकिन यश ऑफिस में उसका सीनियर था, इसलिए चुप रह गया। लेकिन यश नहीं रुका। भौएं चढ़ाकर नाटकीय अंदाज में बोला,
ओह, मेघा सो रही है। अब तुम कल से मुझे भी नाम से बुलाओगे। अब सीधे सीधे बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब अर्जुन से रहा नहीं गया। यश भले ही उसका सीनियर था, लेकिन बॉस तो सिर्फ एक ही थी, ईशा मैम, और उनके अलावा उसे किसी को रिपोर्ट करना भी नहीं था। उसने कहा, मैं अपना काम अच्छे से जानता हूं कि किसका नाम लेना है किसका नहीं, और ये बात मैं आपसे भी पूछ सकता हूं कि इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यश ने गुस्से से चीखते हुए लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, तू मुझसे पूछेगा? उसने अर्जुन को धक्का दिया और अंदर जाने लगा। अर्जुन ने उसके दोनों हाथ पकड़कर दरवाजे के पास खड़ा कर दिया। यश को और गुस्सा आ गया। उसने एक दो गाली देते हुए कहा, हट जा मेरे सामने से भैंस। एक बार फिर उसने अर्जुन के ऊपर हाथ उठा दिया। अर्जुन ने बीच में ही उसका हाथ रोक दिया और एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। यश लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अब उसमें अर्जुन से भिड़ने की हिम्मत नहीं थी। गाल सहलाता वो उठ खड़ा हुआ और अर्जुन को धमकी दी, तू नहीं जानता तूने किससे पंगा लिया है, अब तू देखना। यही देख लीजिए ना सर, सामने खड़ा हूं मैं आपके। अर्जुन ने बड़े आराम से कहा तो यश खींच उठा और जोर से दरवाजा बंद करता हुआ बाहर निकल गया। अर्जुन ने पलट कर देखा। उसे लगा था शायद अब तक मेघा उठ गई होगी, लेकिन वो करवट बदलकर गहरी नींद में डूब चुकी थी। अर्जुन के लिए यश की हरकत अजीब थी। उसने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर मेघा को अपनी गोद में उठा लिया। मेघा को बेडरूम में ले जाकर उसके बेड पर आराम से लिटा दिया। जैसे वो उठने को हुआ, मेघा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने पलट कर देखा। मेघा ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मुझे छोड़ के मत जाओ अर्जुन। अर्जुन के बढ़ते कदम रुक गए। उसने ध्यान से मेघा का चेहरा देखा। वो जाग रही थी या सपने में बोल रही थी, लेकिन मेघा गहरी नींद में थी। अर्जुन ने धीमे से अपने हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। फिर सोचा, यदि यश वापस आ गया तो मुझे मेघा को इस हालत में यहां छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये सोचकर अर्जुन ने बेडरूम की लाइट बंद कर दी और एक कंबल लेकर बाहर आ गया और सोफे पर ही सो गया। साउथ दिल्ली में ही रॉबिन का बंगला भी था। इस समय वहां का माहौल कुछ बोझिल सा था। रॉबिन टेंशन में यहां से वहां चहलकदमी कर रहा था। उसके हाथ में शराब का ग्लास था। तभी एक आदमी वहां आया और रॉबिन से बोला, सर मैंने उस आदमी का पीछा किया और रॉबिन ने उसकी बात काट कर कहा, और क्या? एक काम ढंग से नहीं होता तुम लोगों से। 5 दिनों में एक आदमी का पता ठिकाना मालूम नहीं कर सके तुम लोग। उस आदमी ने सिर झुकाकर कहा, सर वो पता नहीं कहां से प्रकट हुआ। शहर में 1 महीने पहले ही आया है सर, और ईशा मैम के यहां काम करते हुए उसे सिर्फ 5 दिन हुए सर। और वो रहता कहां है? रॉबिन ने पूछा तो वो आदमी नीचे देखने लगा और धीरे से बोला, जी सर वो ईशा मैडम के बंगले में ही रहता है। अब की बार रॉबिन का पारवस 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने हाथ में पकड़ रखा ग्लास जमीन पर पटक दिया और गुस्से में भरकर बोला, मुझे उसके बारे में एक एक खबर चाहिए, समझे तुम? आदमी थर थर कांप रहा था, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं बोल पाया। गुस्से से भरा हुआ रॉबिन बड़बड़ा रहा था, मुफ्त की तनख्वाह देता हूं मैं तुम सबको। उस दिन वो मेरे घर में घुसकर ईशा को लेकर चला गया। तुम सबके सब खड़े देखते रह गए। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ जब अगली सुबह अर्जुन की आंख खुली तो मेघा उसके सामने बैठी हुई थी। अर्जुन उठ गया है ये देखकर उसने कहा, कल रात के लिए आई एम रियली सॉरी अर्जुन। अर्जुन उठकर सीधा बैठ गया और बोला, तुम्हें पता है कल रात क्या हुआ? उसकी आवाज में हैरानी थी। वो मेरी वजह से तुम्हें यहाँ सोफे पर सोना पड़ा। अच्छा ये बताओ कॉफी पियोगे? मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने आंखें मलते हुए कहा, मेघा जी कल रात यहाँ यशवर्धन सर आए थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अर्जुन ने देखा कि यश का नाम सुनते ही मेघा के चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो जल्दी से भाग कर गई और अपना फोन उठाकर देखा। बैटरी खत्म होने के कारण फोन बंद हो चुका था। उसने जल्दी से फोन चार्जिंग पर लगाया और अर्जुन के पास आकर बैठ गई। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेघा अचानक परेशान क्यों उठी, लेकिन वो उससे कोई पर्सनल सवाल पूछना भी नहीं चाहता था। उठकर उसने अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा, अच्छा मेघा मैं चलता हूं। मेघा ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। अर्जुन थोड़ी देर रुको ना, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। मेघा ने आंसुओं में डूबी हुई अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन की ओर देखा तो वो उसे मना नहीं कर पाया और चुपचाप मेघा के पास बैठ गया और प्यार से बोला, बोलो मेघा क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रही हो।
इतना सुनते ही मेघा फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन एकदम घबरा गया। उसने आज तक बहुत सी मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन किसी लड़की को इस तरह रोते हुए उसने पहली बार देखा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने मेघा के आंसू पोंछते हुए कहा, क्या बात है मेघा, तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? मुझे बताओ, जैसे भी पॉसिबल होगा मैं मदद करूंगा। ये सुनकर मेघा एकटक अर्जुन को देखने लगी, फिर अचानक ही फट पड़ी। मेरी परेशानी तुम हो अर्जुन प्रताप सिंह, तुम्हारी वजह से आज मैं इस मुसीबत में पड़ी हूँ। अर्जुन सन्न रह गया। उसने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, क्या हुआ मेघा? मुझे माफ कर दो अगर मेरी वजह से। हाँ, किस किस बात के लिए माफी मांगोगे तुम कि बिन बताए तुम मुझे छोड़कर चले गए, मेरे सपनों को चूर चूर कर दिया। तुम्हारी वजह से अर्जुन आज मैं इस मुकाम पर खड़ी हूं। मेरा साथ देने वाला तक कोई नहीं है। मेघा बोली जा रही थी और अर्जुन चुपचाप उसकी शिकायतें सुन रहा था। वो जानता था कि मेघा की नाराजगी पूरी तरह जायज है, लेकिन अर्जुन अपनी सफाई में कहे भी तो क्या कहे। और यहाँ तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल था, वो यशवर्धन को लेकर था। आखिर मेघा ने भी इस राज से पर्दा हटा दिया। यशवर्धन से मेरी शादी होने वाली है अर्जुन, वो मेरा फियांसे है। और अर्जुन ये सुनकर जैसे आसमान से गिरा। क्या? और इसलिए वो इतनी रात को यहाँ? अर्जुन बोलते बोलते चुप हो गया कि शायद इस तरह की बातें पूछना ठीक नहीं होगा। फिर मेघा बोली, मैंने 5 सालों तक तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आए। फिर अपनी बीमार माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने यश के साथ शादी करने के लिए हामी भर दी। उस वक्त यश मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था, मैं उस पर भरोसा करती थी, लेकिन सगाई होते ही उसके रंग बदलने लगे। मेरी माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और यश ये बात अच्छे से जानता था कि मैं यह सगाई नहीं तोड़ सकती। यश सीधे सीधे मेघा की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। अर्जुन ने पूछा, और बाद में अगर वो शादी करने से मना कर दे तो? मेघा ने आंसू भरी आंखों से अर्जुन की तरफ देखा और बोली, मुझे नहीं पता अर्जुन, मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर भी फिलहाल तो आज मुझे उसका सामना करना ही होगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, आई एम रियली सॉरी मेघा, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी। अब फिर से कहीं यश तुम्हें, लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं मेघा। मेघा ने अपनी आंसू पोंछे और बोली, नो थैंक्स मिस्टर अर्जुन, अब मैंने अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीख लिया है। कुछ देर बाद अर्जुन जब ईशा के बंगले पर पहुंचा तो वो लॉन में टहल रही थी। एकदम से उसे सामने देखकर अर्जुन सावधान हो गया। गुड मॉर्निंग मैम, अर्जुन ने कहा। ईशा ने अर्जुन के चेहरे पर एक नजर डाली और सख्त आवाज में बोली, मैं कल के लिए तुमसे सफाई नहीं मांग रही हूँ, लेकिन आइंदा तुम रात में बंगले से बाहर नहीं जाओगे। अर्जुन ने कहना चाहा, मैम वो ओके मैम, आगे से ध्यान रखूंगा। लेकिन ईशा अर्जुन की बात सुने ही अंदर चली गई। अर्जुन को उसका ये बर्ताव अजीब तो लगा, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास भी था। एक ख्याल अर्जुन के दिमाग में आया, कहीं यशवर्धन ने मेघा और उसके बारे में कोई उल्टी सीधी अफवाह तो नहीं फैला दी। अगर यश ने सच में ऐसा कुछ किया है तो इस बात का क्या नतीजा होगा, क्या असर पड़ेगा मेघा और अर्जुन की जिंदगी पर? जानने के लिए सुनते रहिए